अब हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं अपने लिस्टिंग्स को। यानी जिस तरीके से हमने बहुत बेसिक से एग्जाम्पल पे एक्सप्रेस डॉट राउटर को इम्प्लीमेंट किया, अब हम अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ये रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं। कैसे करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग? पहले तो अपने ये सर्वर पोस्ट एंड यूजर्स को क्लोज कर देते हैं, अपने सर्वर को स्टॉप करते हैं यहाँ से, विल डू cd एंड इसे कर लेते हैं क्लियर। अभी के लिए अपनी app.js को हम ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर नोड में ऑन app.js। वी कैन गो टू लोकल होस्ट 8080 एंड /listings पर अगर हम जाएंगे तो ये हमारी वेबसाइट हमारे लिए आ गई। लास्ट टाइम हमने जितनी भी बिल्ड की थी, ओपन करेंगे, रिव्यूज़ का ऑप्शन आ गया। हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ बेसिकली अभी वर्क कर रही हैं। तो अगर हम रिव्यूज़ को चेक करना चाहें, सबमिट कर दो, तो ये हमारे लिए हमारा फर्स्ट रिव्यू आ गया। हम चाहें तो रिव्यूज़ को डिलीट भी कर सकते हैं और नए रिव्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो सारी फंक्शनैलिटीज़ अभी वर्क कर रही हैं। अगर हम चाहें ऑल लिस्टिंग्स पर जाना है वो भी जा सकते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग्स को जाकर। सारी चीज़ें वर्किंग है। अब हम क्या करेंगे, अपने लिस्टिंग्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर एक राउट्स नाम का नया फोल्डर बनाना पड़ेगा और राउट्स के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी listing.js। listing.js के अंदर सबसे पहले तो एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे, तो रिक्वायर एक्सप्रेस एंड सेकेंडली विल क्रिएट आर राउटर ऑब्जेक्ट। तो express.router से हमारी राउटर ऑब्जेक्ट आ जाएगी। फिर app.js से जितने भी हमारे लिस्टिंग्स वाले मेथड हैं उन्हें हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा इंडेक्स राउट है, हमारा न्यू राउट, शो राउट एंड इसी तरीके से वी हैव क्रिएट। तो पहले तो हम इन्हें हटा लेते हैं, यहाँ से हम इन्हें कट कर लेंगे एंड ये हमने पेस्ट कर लिया। फिर हमारे क्रिएट, एडिट, अपडेट एंड डिलीट राउट। तो लिस्टिंग के जितने भी हमारे राउट्स हैं इनको हम कर लेंगे कट एंड पेस्ट। यहाँ पर हर जगह ऐप की जगह आई कैन प्रेस कमांड एंड डी। तो जहाँ पर भी हमने ऐप लिखा है हर जगह हम राउटर को ऐड कर देंगे। सेम चीज़ हम कर सकते हैं सारे के सारे अपने राउट्स के लिए एंड वी कैन सेव इट। तो इस तरीके से हमने अपने सारे राउट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया एंड हम module.exports कर सकते हैं अपने राउटर ऑब्जेक्ट को। इसको कर लेंगे सेव। app.js के अंदर जाकर ऊपर यहाँ पर हम रिक्वायर कर सकते हैं const listings is equal to require ./routes/listing.js और यहाँ पर आफ्टर आर रूट या इनफैक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं app.use/listings। जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम अपनी लिस्टिंग्स को यूज़ करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमारा सर्वर क्रैश हो गया। अब सर्वर क्रैश होने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक तो अभी तो हमने राउट्स अपने listing.js के अंदर शिफ्ट कर दिए, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, पर कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे जो लिस्टिंग्स वाले जितने भी राउट्स हैं ये कई सारे मिडलवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। मिडलवेयर्स जैसे यहाँ पर हम वैलिडेट लिस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, पर वैलिडेट लिस्टिंग फंक्शन तो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है app.js के अंदर। इसके साथ साथ ऊपर कई सारी ऐसी चीज़ें रिक्वायर हो रही हैं जो listing.js के अंदर यूज़ होनी चाहिए, जैसे जो रैप एसिंक है या लिस्टिंग स्कीमा है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं पर कभी रिक्वायर नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को भी हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए हमारी जो ऐप है वो भी क्रैश कर गई है। तो इसको क्रैश को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो जो /listings है, यहाँ से /listings की जगह हम सिर्फ स्लैश रखेंगे, यहाँ पर /new रखेंगे, यहाँ पे /id रखेंगे। दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी होम, यानी सिर्फ स्लैश, ये आईडी हो जाएगा, ये हमारे पास आईडी हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब एक एक करके चीज़ें कुछ यहाँ पे हम रिक्वायर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जो रैप एसिंक है इसे हम रिक्वायर कर सकते हैं। यहाँ से अपने रैप एसिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। साथ के साथ हम लिस्टिंग स्कीमा को भी रिक्वायर कर सकते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम अपने एक्सप्रेस एरर को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इनफैक्ट इसे यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सेव कर दिया एंड अगेन इट क्रैश्ड। एक ये जो हमारा मेथड है वैलिडेट लिस्टिंग, इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं पूरे मेथड को एंड इसे टॉप पे हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमारा वैलिडेट लिस्टिंग वाला मेथड आ गया।
प्लस हम अपनी लिस्टिंग को भी रिक्वायर कर लेंगे। यहाँ से हम इसे कॉपी कर सकते हैं अपने लिस्टिंग मॉडल के लिए एंड इसको कर लेते हैं सेव। ओके, एक चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी जब भी हम चीज़ों को रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी listing.js एक राउट्स वाले फोल्डर के अंदर है और app.js उस राउट्स वाले फोल्डर के बाहर है, तो यहाँ पर ये जो पाथ्स होंगे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स के, ये सारे के सारे पाथ्स डिफरेंट होने वाले हैं। मतलब लिस्टिंग के रिलेटिव हमें सारे पाथ्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इसे कर देते हैं डॉट डॉट, इसे भी डबल डॉट, यानी हम पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं और इसको कर लेते हैं एक बार सेव। तो हमारा सर्वर दोबारा स्टार्ट हो गया है एंड सारी चीज़ें जो रिक्वायर करनी थी हमने रिक्वायर कर ली है। तो लिस्टिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पर आ गई है। और app.js को अब हम जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग की जगह सिर्फ हम एक सिंगल लाइन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ दिस लाइन app.use हमारी /listings एंड लिस्टिंग्स। अब हम चाहें तो रिफ़्रेश कर सकते हैं, रिफ़्रेश करेंगे ऑल लिस्टिंग्स पे जाएंगे, अभी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। क्लिक करेंगे, हम चाहें तो लिस्टिंग को एडिट भी कर सकते हैं, वी कैन मेक इट 3000, एडिट कर दिया तो ये 3000 हो गया। हम चाहें तो रिव्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, नॉट सो गुड, एंड सबमिट कर दिया तो ये हमारा 3 स्टार रिव्यू आ गया। तो इस तरीके से चेंजेस हमने जो किए वो वर्क कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इवन दो हमने सारा कोड listing.js के अंदर शिफ्ट कर दिया है, फिर भी हमारे लिस्टिंग वाले सारे ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं। ये हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया अपनी लिस्टिंग को। नेक्स्ट हम रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं अपने रिव्यूज़ को। अब रिव्यूज़ को रीस्ट्रक्चर करने के लिए हम अपने राउट्स के अंदर एक और फाइल ऐड कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी review.js। review.js के अंदर listing.js से ये 2 लाइनें हम कॉपी कर लेते हैं एंड app.js के अंदर रिव्यूज़ के जो 2 हमारे 2 राउट्स हैं, ये डिलीट के लिए एंड एक हमारा ये जो पोस्ट वाला राउट है, इन दोनों को कर लेते हैं कट एंड रिव्यूज़ के अंदर कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास राउटर आ जाएगा एंड यहाँ पर भी हमारे पास राउटर आ जाएगा। इसे हटा लेते हैं एंड लास्ट में हम module.exports में एक्सपोर्ट कर देंगे अपने राउटर को। अब एक और चीज़ यहाँ से, क्योंकि राउट से हमें कॉमन पार्ट निकालना होता है, तो रिव्यूज़ के लिए भी कॉमन पार्ट क्या है? रिव्यूज़ के लिए कॉमन पार्ट है लिस्टिंग्स ID रिव्यूज़। इसे कट करके हम स्लैश लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिस्टिंग्स ID रिव्यूज़, इसे हम कट कर सकते हैं। सेव कर लिया, app.js के अंदर आए और यहाँ हम लिखेंगे app.use /listings/ID/reviews और यहाँ हम यूज़ करेंगे अपने रिव्यूज़ को। रिव्यूज़ को रिक्वायर भी कर लेते हैं ऊपर जाके, इनफैक्ट इसे यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, const reviews इज इक्वल टू require./routes/review.js। अच्छा, अब रिव्यूज़ के वर्क करने के लिए review.js में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करनी पड़ेंगी ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ से रिव्यूज़ के लिए भी हमें रैप एसिंक और एक्सप्रेस एरर चाहिए होगा, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं एंड साथ के साथ हमें अपना रिव्यू मॉडल चाहिए एंड लिस्टिंग स्कीमा एंड रिव्यू स्कीमा चाहिए। अब यहाँ पर हम अपने पाथ को चेंज कर लेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डबल डॉट एंड इसे कर लेते हैं सेव। साथ के साथ हम अपना जो वैलिडेट फंक्शन है विच इज़ वैलिडेट रिव्यू, इसको कट करके हम पेस्ट कर सकते हैं अपने रिव्यूज़ वाली फाइल के अंदर, इसको भी सेव कर लेते हैं एंड app.js के अंदर अब हमारे पास रिव्यूज़ आ गया। ये कमेंटेड पार्ट हम यहाँ से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। हमारे एरर हैंडलर मिडलवेयर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं एंड अब अगर आप नोटिस करोगे, इफ़ वी सेव इट एंड एक चीज़ अगर हम नोटिस करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रे आउट होकर हमें दिखाई दे रही हैं। बेसिकली इनका ये मतलब है कि अब ये चीज़ें हमारी फाइल के अंदर यूज़ नहीं हो रही। ये जो रैप एसिंक है ये भी अब यूज़ नहीं हो रहा, साथ के साथ शायद लिस्टिंग मॉडल भी अब हमारा कहीं पर एज सच यूज़ नहीं हो रहा। तो लिस्टिंग मॉडल को भी हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। बस ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी app.js फाइल के अंदर अब यूज़ हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने रिक्वायर कर ली हैं इन राउट से। review.js के अंदर भी ये हमारा लिस्टिंग स्कीमा है जो शायद, अच्छा लिस्टिंग स्कीमा, ये वाला जो हमारा स्कीमा है दिस इज़ माई जॉय स्कीमा, इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर एज सच हमारा लिस्टिंग स्कीमा यहाँ पे रिक्वायर होगा। ये जो हमारा मॉडल है, ये लिस्टिंग मॉडल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा रिव्यू के अंदर। क्यों रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि हम रिव्यूज़ को लिस्टिंग्स के अंदर ऐड करते हैं, तो पहले लिस्टिंग को हम रिक्वायर करते हैं mongoose की हेल्प से।
तो ये हमारा रिव्यू कंप्लीट हो गया। एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि हमें इंश्योर करना है ये सारी चीज़ें ऊपर हमने रिक्वायर कर रखी हूँ रिव्यूज़ के अंदर, फिर हमारा वैलिडेट हो, बाकी सारी नीचे के राउट सेम रहेंगे। listing.js के अंदर ये सारी चीज़ें हमने रिक्वायर कर रखी हूँ। इसमें ये जॉय का रिव्यू स्कीमा ज़रूरी नहीं है रिक्वायर करना, और ये वैलिडेट लिस्टिंग हमारे पास हो, इसको भी सेव कर लेंगे, तो इनको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी app.js को ध्यान से देखोगे तो वो जो बहुत सारी लाइनें ऑफ कोड थी उसको अब हमने कम कर दिया है और करीबन 50 लाइनें ऑफ कोड ही हमारे पास रह गई है। एंड दिस फाइल इज नाउ मोर ब्रीदेबल, इट इज़ मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसको देख के अब हमें क्लियर आइडिया लग रहा है कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। सारी चीज़ों के छोटे छोटे हमने मॉड्यूल्स, कैप्सूल्स बना दिए। ये हमारे लिस्टिंग के राउट्स का कैप्सूल हो गया, ये हमारे रिव्यूज़ के राउट्स का कैप्सूल हो गया, और सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करने के लिए अपनी app.js को यूज़ कर रहे हैं। सर्वर हमारा अभी भी रनिंग है। अब हम चाहें तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ऑल लिस्टिंग्स पे जा रहे हैं, ये वर्क कर रहा है। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जा रहे हैं, लेट्स कॉल इट माई होम स्वीट प्लेस, एंड वी कैन गिव अ प्राइस ऑफ 1500 इंडिया, इसको कह सकते हैं न्यू दिल्ली। ऐड कर लिया तो हमारी नई लिस्टिंग लास्ट में जाके ऐड हो रही है, इसको ओके ये इमेज भी आ रही है। इसको एडिट करना चाहें, एडिट में वी कैन इंक्रीज द प्राइस, तो ये हमारे पास एडिट होकर भी आ रहा है। सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। रिव्यूज़ अगर ऐड करना चाहें, ग्रेट प्लेस, अब रिव्यूज़ जब हम ऐड करने जाएंगे ग्रेट प्लेस एंड सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा विच इज़ कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो ये रिव्यूज़ को रीड करने की कोशिश कर रहा है तो वो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, इस तरीके का कुछ एरर देगा। अब ये एरर क्यों आ रहा है? जब हम अपने review.js के अंदर आ रहे हैं, रिव्यूज़ को पोस्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिव्यूज़ कब ऐड होते हैं? रिव्यूज़ से पहले लिस्टिंग को निकाला जाता है, यानी app.js के अंदर जाएंगे तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है? /listing/id/reviews पे, और लिस्टिंग भी सही है, लिस्टिंग की आईडी भी सही भेज रहे हैं हम, रिव्यूज़ भी ठीक है। तो जब यहाँ पर हम आ रहे हैं तो ये लिस्टिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है फाइंड बाय आईडी से। तो ये जो request.parameters.id है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? console.log में एक बार ये request.params.id को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी आईडी है जो यहाँ तक पहुँच रही है। मतलब request.parameters के अंदर जो आईडी है वो हमारी लिस्टिंग की आईडी होनी चाहिए जब भी हम किसी नए रिव्यू को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से तो हम लिस्टिंग को ढूंढते हैं और फिर उस लिस्टिंग के अंदर अपने रिव्यू को हम पुश कर देते हैं। बट यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। जब हम अपना रिव्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, रिव्यू ऐड किया, सबमिट किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। बेसिकली रिक्वेस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर कोई आईडी पैरामीटर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर हमें दिख तो रहा है आईडी पैरामीटर अपने यूआरएल में, पर ये जो आईडी है ये हमारे इस मेथड तक, इस फंक्शन तक पहुंच ही नहीं पा रही। इसके ना पहुंचने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि app.js के अंदर जब यहाँ पे राउट मैच हो रहा है रिव्यूज़ के साथ, तो उसमें लिस्टिंग्स id/id/reviews, ये जो id वाला पैरामीटर है ये app.js फाइल के अंदर ही रह जाता है, और इसके आगे के जो कोई पैरामीटर्स अगर होते हैं वो हमारी review.js के अंदर जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि ये जो id वाला पैरामीटर है सिर्फ app.js के अंदर ना रुक जाए, ये हमारे रिव्यूज के अंदर भी जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑप्शन होता है कॉल्ड merge params। तो merge params को यूज करने के लिए हम जब अपनी express.router से अपनी राउटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं। अगर हम जाएं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो जब हम अपना एक्सप्रेस राउटर क्रिएट करते हैं express.router से, तो इस तरीके से हम अपनी राउटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में एक हमारा केस सेंसिटिव का ऑप्शन होता है, एक हमारा स्ट्रिक्ट राउटिंग का ऑप्शन होता है, एक होता है हमारा merge params। Basically, it preserves the request.params value from the parent router. If the parent and the child have conflicting params names, the child's value takes precedence. तो basically यहाँ पर parent child क्या है? ये इतना जो राउट है, यानी ये वाली चीज जो हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम कहते हैं पेरेंट राउट। पेरेंट राउट यानी जो हमेशा शुरुआत में होगा ही होगा। और यहाँ review.js के अंदर ये जो स्लैश लिखा हुआ है या ये जो /review id लिखा हुआ है, ये हमारी चाइल्ड राउट। तो पेरेंट राउट के अंदर अगर कोई पैरामीटर है, जैसे id पैरामीटर है, इसको अगर हम मर्ज करना चाहते हैं चाइल्ड के साथ, तो यहाँ पर जब हम ये राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो review.js के राउटर ऑब्जेक्ट में हम एक ऑप्शन भेजते हैं merge params, और इसको हम सेट करते हैं टू ट्रू। इसको जैसे ही हम सेट करेंगे टू ट्रू, सेव कर लिया, एंड इस बार दोबारा से जब हम अपना रिव्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, वील ऐड वेरी गुड, सबमिट किया, तो इस बार हमारा रिव्यू हमारे लिए ऐड हो जाएगा। और इस बार जो हमने प्रिंट करवाया है अपनी request.body को, तो request.body के अंदर
ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं, रिक्वेस्ट डॉट params.id को जो हमने प्रिंट करवाया उसके अंदर वैलिड लिस्टिंग आईडी हमारे पास प्रिंट होकर आई है, इस बार अनडिफाइन नहीं आया। तो इस तरीके से जब भी अगर हमारा एक मॉडल है जिसके अंदर पेरेंट राउट के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो यूज हो सकते हैं हमारे कॉल बैक्स के अंदर, तो उसके लिए हमेशा राउटर डिफाइन करते टाइम हमें मर्ज पैराम्स को करना है सेट टू ट्रू। तो इस तरीके से हमारा जो कोड था उसको हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया है, 2 फाइल्स के अंदर सेंड कर दिया है, एंड दिस इज आर फाइनल app.js जिसके अंदर मेजर काम हो रहे हैं, जैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाला काम, जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट करने वाला काम, या फिर अभी जो हमारा एरर हैंडलिंग का काम है वो भी यहीं पर हो रहा है। बट जितने भी हमारे अलग अलग राउट्स थे जो बल्कीनेस लेके आ रहे थे फाइल के अंदर, उनको हमने सेट कर दिया टू द राउटर फोल्डर। तो ये काम, ये रीस्ट्रक्चरिंग का काम हमारे लिए करवाता है हमारा एक्सप्रेस राउटर। हाय एवरीवन, एंड इस पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को। तो आज हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इनमें से सबसे पहले है एक्सप्रेस राउटर्स एंड दूसरी है हमारी कुकीज। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कोड को रीस्ट्रक्चर करके और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस राउटर्स, एंड फिर हम कुकीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे जिसको बाद में हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्रेस राउटर के साथ। Express router is a way to organize your Express application such that our primary app.js file does not become bloated. अब जनरली अभी जितना भी कोड हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिखा है, अगर हम अपनी app.js फाइल के अंदर जाएं तो इस फाइल के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, मतलब इन टोटल अबाउट देयर आर 180 लाइंस। एंड अगर हमने और नए मॉडल्स बनाए तो इस कोड के अंदर, इस फाइल के अंदर और ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड होंगी। एंड इवेंचुअली ऐसा पॉइंट आएगा जब इस फाइल को पढ़ना बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही देख लें तो हमने इतनी सारी चीज़ों को रिक्वायर किया हुआ है दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दिस फाइल। तो इसीलिए हम अपने कोड को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस राउटर। अब एक्सप्रेस राउटर ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, पर जनरली अच्छी वेबसाइट्स के अंदर जब भी एक्सप्रेस को यूज़ करके वेबसाइट्स बनती है, और अगर हम लार्ज स्केल की वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्रेस राउटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, क्योंकि जब कोड छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है तो उसको समझना आसान होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि व्यूज़ के अंदर हमने लिस्टिंग्स के अंदर इंडेक्स के लिए, न्यू के लिए, शो के लिए, एडिट के लिए, सबके लिए अलग टेम्पलेट बनाया, अलग ईजीएस फाइल बनाई। तो हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर समझना ईजियर है कि इस कोड के अंदर क्या चल रहा है। और अगर हमें कुछ चेंज करना है, लेट्स सपोज इंडेक्स वाले पेज पर हमें चेंज करना है, तो हमें पता है मुझे index.ejs के अंदर जाना है और वहां पे जाके कुछ चेंज करना है। यही रीजन होता है कि हम अपने इंक्लूड्स को यूज करते हैं, यही रीजन होता है कि हम अपने लेआउट्स को यूज करते हैं, यही रीजन है कि हमने पब्लिक के अंदर CSS एंड JS के लिए अलग अलग फोल्डर बनाए कि कल को अगर हमें मल्टीपल CSS फाइल्स ऐड करनी हुई तो उस सिंगल फोल्डर के अंदर जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यही रीजन होता है कि इतने सारे डिफरेंट फोल्डर्स एंड डिफरेंट फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं। वरना कोड को कुछ 2-4 फाइलों के अंदर लिख पाना भी पॉसिबल है, बट फिर वो कोड इतना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कल को अगर कोई और प्रोग्रामर उसके अंदर चेंजेस करना चाहे, या कल को खुद ही लेट्स सपोज 6 महीने बाद हम अपने प्रोजेक्ट को समझना चाहें, उसके अंदर और अच्छे तरीके के चेंजेस करना चाहें, तो वो करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है टू यूज things, to use utilities like express router. अब express router exactly होता क्या है? express router एक ऐसी चीज है जो as such functionality wise हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेगी, बट हाँ कोड को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो express router को यूज करने के लिए हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं राउटर, जो बेसिकली हमारे लिए एक नई राउटर ऑब्जेक्ट बनाता है। तो एक्सप्रेस के अंदर हमारा एक राउटर नाम का मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, जिसको यूज करके हम डिफरेंट राउट्स को सेग्रीगेट करते हैं। अब इसको थ्योरेटिकली समझने से पहले छोटा सा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लेते हैं। अगर हम एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास राउटर का ऑप्शन होता है। राउटर के अंदर हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि राउटर ऑब्जेक्ट इज एन आइसोलेटेड इंस्टेंस ऑफ मिडलवेयर एंड राउट्स। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मिनी एप्लीकेशन केपेबल ओनली ऑफ परफॉर्मिंग मिडलवेयर एंड राउटिंग फंक्शंस। इस चीज का बेसिक मतलब क्या है उसको इंप्लीमेंट करके समझते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ही हम कोई एक फोल्डर बना सकते हैं, इसको क्लासरूम नाम दे देते हैं, एंड क्लासरूम फोल्डर को बाद में जाके हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। इसके अंदर क्लासरूम के अंदर लेट्स सपोज हमने एक server.js नाम की फाइल बना ली। दिस server.js इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू app.js। इसके अंदर हम अपनी एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए app.js को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने क्लासरूम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस ऐप बना ली। अब ऐप के लिए हम app.listen कर सकते हैं, पोर्ट हम रखेंगे 3000, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे console.log सर्वर इज लिसनिंग टू 3000,
एंड साथ के साथ इसमें हम एक बेसिक राउट क्रिएट कर देते हैं, रूट राउट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा एंड रिस्पॉन्स में हम सेंड कर सकते हैं हाय आई एम रूट। तो ये हमारा एक बेसिक राउट हो गया। टर्मिनल से वी कैन cd इनटू द क्लासरूम फोल्डर एंड यहाँ से हम अपना सर्वर रन कर देंगे। तो हम server.js को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अब अगर हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 पर अगर हम जाएंगे तो हमारा सर्वर अभी वर्क कर रहा है। अब लेट्स सपोज ये एक छोटा सा कोड नहीं है, ये जो हमने server.js बनाई है ये बड़ी सी वेबसाइट के लिए हमने बनाई है और इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक हमारा यूजर्स का मॉडल है, एक हमारा पोस्ट का मॉडल है। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिक एक्सप्रेस राउटर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसमें हम एक यूजर वाले कई सारे राउट्स क्रिएट करेंगे और पोस्ट वाले कई सारे राउट क्रिएट करेंगे। अब जैसे हमने लिस्टिंग एंड रिव्यूज के लिए राउट्स क्रिएट किए थे वैसे यूजर एंड पोस्ट के लिए करेंगे। तो अलग अलग क्या क्या राउट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक /users बनाएंगे, ये हमारा इंडेक्स राउट होगा। हम /users/id क्रिएट करेंगे, हम /users/new को क्रिएट करेंगे, हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने /users के ऊपर। तो इस तरीके के कई सारे राउट होंगे। इनमें से कुछ को अगर लिखना चाहें तो हम एक गेट राउट बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये यूजर्स के लिए हमारा इंडेक्स राउट हो जाएगा फॉर माई यूजर्स। तो इसको कह सकते हैं /users, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा एंड इस तरीके से कुछ यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा। रिस्पॉन्स में हम सेंड कर सकते हैं गेट फॉर यूजर्स। ये हमारा इंडेक्स राउट हो गया। इसी तरीके से हम एक और राउट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माई शो राउट। शो राउट के अंदर /users/id के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो गेट फॉर शो यूजर्स। एंड इसी तरीके से हम एक पोस्ट राउट क्रिएट कर सकते हैं app.post। app.post के अंदर /users के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड इसे कह देंगे पोस्ट फॉर यूजर्स। तो ये हमारा पोस्ट राउट हो जाएगा या न्यू राउट या क्रिएट यूजर्स के लिए। एंड इसी तरीके से हम एडिट के लिए बना सकते हैं या एक डिलीट के लिए बना लेते हैं। तो app.delete रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी /users/id के पास और इसे हम कह देंगे डिलीट फॉर यूजर्स यूजर ID। ये हो जाएगा पोस्ट फॉर यूजर्स, ये हो जाएगा गेट फॉर यूजर ID। इसको लिख देते हैं ताकि क्लियरली समझ आए। एंड ये हो जाएगा गेट फॉर यूजर्स। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट राउट्स हमने क्रिएट कर लिए। ये चारों राउट्स हमने किसके लिए क्रिएट किए, चारों राउट्स हमने यूजर के लिए क्रिएट किए। इसी तरीके से 4 डिफरेंट राउट्स हम किसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, हम पोस्ट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से हम अपने पोस्ट के ये राउट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से यूजर्स हटा देते हैं, इसको भी यूजर्स को हटा देते हैं, इस पोस्ट को हटा देते हैं, इस डिलीट को हटा देते हैं और यहाँ पे /users की जगह हमारे पास /posts हो जाएगा। यहाँ पे भी पोस्ट ID हो जाएगा, यहाँ पे भी पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी पोस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ फॉर पोस्ट ID, दिस इज़ फॉर पोस्ट्स, दिस इज़ फॉर पोस्ट ID एंड ये भी हो जाएगा फॉर पोस्ट। तो डिफरेंट राउट्स को हमने क्रिएट कर लिया है। 4 राउट्स इंडेक्स, शो, पोस्ट, डिलीट के, और चाहें तो हम अपडेट, क्रिएट, न्यू, बहुत सारे डिफरेंट और राउट्स बना सकते हैं। पर जनरल चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये सारे राउट्स हमारे पोस्ट के लिए हैं। हमने 4 राउट्स बनाए हैं। ये जो डिफरेंट राउट्स हैं ये हमने यूजर्स के लिए बनाए हैं। टेस्ट कर लेते हैं राउट्स हमारे वर्क कर रहे हैं क्या। इफ़ आई सेंड अ रिक्वेस्ट टू /users, गेट फॉर यूजर्स। इफ़ आई सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर /users/abcd, तो गेट फॉर यूजर ID, क्योंकि यहाँ पे ABCD को वो यूजर ID की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर हम /post के पास रिक्वेस्ट भेजें तो भी हमारा राउट जो है वो वर्क कर रहा है। तो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। पर एक चीज़ अगर हम नोटिस करें कि फाइल का हमारा साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो server.js में हमने 2 ही मॉडल्स यूज़ किए हैं और मॉडल्स के अंदर ये जो app.get वाले, app.post वाले हमारे मेथड्स हैं, कॉल बैक्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक response.send वाली लाइन लिखी हुई है। पर हमें पता है कि अगर ये रियल वर्ल्ड वेबसाइट होती, जैसे हम अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करें मेजर प्रोजेक्ट में, तो वहां पर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड नहीं होती कॉल बैक के अंदर, वहां पे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होती हैं। तो ये फाइल और ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो जाती। ब्लोटेड का मतलब है बड़ा हो जाना एक तरीके से, उसमें बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड आ जाना। तो express.router हमें हेल्प करेगा इस पूरे कोड को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। रीस्ट्रक्चर मतलब कोड का काम वही सेम रहेगा, मतलब हमारे राउट्स ऐसे ही काम करेंगे, यूजर को कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, पर सर्वर साइड पे हम कोड अलग तरीके से लिख पाएंगे। तो हम express.router को कैसे यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्लासरूम फोल्डर के अंदर ही एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे राउट्स,
और अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने राउट्स को सेपरेट करेंगे बेस्ड अपॉन आवर मॉडल्स। हमारे पहले जो राउट्स हैं, पहले 4 राउट्स, ये यूजर्स पर डिपेंडेंट है, ये यूजर स्पेसिफिक राउट है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये रिलेटेड राउट्स हैं, मतलब काफी सिमिलर से लगते हैं। और अगर हमें जानना हो कौन से राउट्स रिलेटेड हैं, तो बेसिकली उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इन सबके लिए बेसिकली स्लैश यूजर्स, इन सबके लिए स्लैश पोस्ट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि ये रिलेटेड राउट्स है, तो इनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक ही फाइल में यूजर्स के लिए और एक ही फाइल में पोस्ट के लिए राउट लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, अभी हमने दोनों राउट्स को सेम फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो करंटली व्हाट इज द स्ट्रक्चर लाइक कि ये हमारी server.js है, इसी के अंदर हमारे यूजर्स हैं, इसी के अंदर हमारे पोस्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर 2 सेपरेट फाइल्स क्रिएट करेंगे और इन दोनों सेपरेट फाइल्स के अंदर यहाँ पे हम अपने यूजर्स वाले राउट को अलग से लिख देंगे, यहाँ हम अपने पोस्ट वाले राउट को अलग से लिख देंगे और फिर इन दोनों राउट्स को यहाँ पे हम सिर्फ रिक्वायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन। तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे राउट्स लिखे हुए हैं ना, चारों राउट्स, ये कट के यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी server.js जो फाइल है वो ईजी टू अंडरस्टैंड बन जाएगी। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर 2 फाइल्स क्रिएट कर देंगे, एक हो जाएगी हमारी user.js एंड दूसरी फाइल हो जाएगी हमारी post.js। अब user.js में हम यूजर वाले सारे राउट ले जाएंगे, तो यहाँ से ये सारे के सारे यूजर वाले राउट हम यहाँ से कट कर सकते हैं एंड वी कैन पेस्ट देम हेयर। साथ में हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा, सो वी विल रिक्वायर एक्सप्रेस एंड उसके बाद हमें अपने लिए एक राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। राउटर ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, राउटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट के पास जो हमारा राउटर मेथड होता है उसे एग्जीक्यूट करते हैं टू क्रिएट अ न्यू राउटर ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट, इसे हम कह सकते हैं अपना राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारे पास हमारी राउटर ऑब्जेक्ट आ गई। अब अपनी user.js फाइल में जो हमारे राउट्स के अंदर है, इसके अंदर हमें app.get लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर ऐप की एक्सेस नहीं है, पर हमारे पास राउटर की एक्सेस है। तो सारे के सारे जो ऐप हैं इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे विद राउटर। तो यहाँ पर भी router.get आ जाएगा, router.post आ जाएगा, router.delete आ जाएगा। तो ऑलरेडी एक्सप्रेस को पता है कि राउटर के पास भी गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं जो हमारी ऐप ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। तो यहाँ पे हम उन मेथड्स को एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारा सिंटैक्स रहेगा, जो हमारा लेआउट रहेगा, जिस तरीके से हमने अपने कोड को लिखा है, वो सारा का सारा सेम रहेगा। और लास्ट में जाके हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं module.exports इज इक्वल टू आवर राउटर ऑब्जेक्ट। तो हमारी ये जो राउटर ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमने मेथड्स और पूरा का पूरा सारा जो कोड है वो डिफाइन कर दिया, उसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इस users.js को यूज करने के लिए हम इसे यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे कॉन्स्ट users इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर वी कैन गो टू राउट्स और राउट्स के अंदर वी कैन गो टू user.js। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अभी अगर यहाँ पर हम जाएं एंड इफ वी गो टू /users, यहाँ पर आएगा कैन नॉट गेट /users, मतलब ये डायरेक्टली चीज वर्क करने नहीं लग जाएगी। अभी हमने सिर्फ अपने जितने भी वो राउट्स थे, राउट्स यानी वो जो डिफरेंट पाथ्स थे, उनको हमने राउटर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिक्वायर तो कर लिया, पर हमें उन्हें यूज करना पड़ेगा। और यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज करने के लिए हम लिखते हैं app.use। हम चाहते हैं जितने भी हमारे पाथ्स आए वो हमारे यूजर्स को यूज करें। तो इसको कर लेते हैं सेव। अब इस लाइन को लिखने का क्या मतलब हुआ, इस लाइन को लिखने का ये मतलब है कि जितने भी हमारे जो राउट्स हैं जिनके पास रिक्वेस्ट जा रही है, जो राउट हमारे स्लैश से स्टार्ट होते हैं, उन सारे राउट्स को पहले मैच किया जाएगा बाकी का जो भी उनका पाथ बच गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं /users के पास, तो ये जो स्लैश है ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब /users जो है इसे कंपेयर किया जाएगा हमारे यूजर्स वाले सारे राउट से, और यूजर्स के अंदर /users इस मेथड से मैच कर जाएगा, और ये जो कॉल बैक है जिसके अंदर जो ये काम लिखा हुआ है, ये कॉल बैक हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक बार जाते हैं /users पे, जब हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इस बार हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और हमारे लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम चाहें users/new पर जाना चाहें तो भी हमारे लिए काम करेगा, पर इसके साथ साथ हमारी जो user.js है
इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ स्लैश नहीं लिखते, जनरली सिर्फ स्लैश यहाँ पे नहीं लिखा जाता। हम क्या करेंगे, user.js के अंदर जितने भी हमारे पास राउट्स हैं उन सब के पाथ में से कुछ कॉमन चीज हम निकाल लेंगे। जैसे हमें पता है इन सारे पाथ्स में /user/user/user/users ये जो वर्ड है ये कॉमन है, ये जो पाथ है ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना कॉमन पाथ लिखते हैं, तो हमारा कॉमन पाथ हो जाएगा /users। तो अब हमारे कोड को पता है, अब हमारी ऐप को पता है, एक्सप्रेस ऐप को पता है कि जितने भी राउट्स पर रिक्वेस्ट आएगी जो /users के साथ स्टार्ट होते हैं उनकी मैचिंग, उनकी मैपिंग कहाँ पे करनी है, उनकी मैपिंग हमें यूजर्स फाइल के अंदर जाके करनी है। और यूजर्स फाइल के अंदर क्या था, यूजर्स फाइल के अंदर ये /users था, तो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि अब हमने कॉमन जो है चीजें वो निकाल ली। तो कॉमन चीज निकालने के बाद हमें सिर्फ ये /id यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्लैश चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ /id चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ से जो कॉमन पार्ट था उसको हमने निकाल लिया और हमने एक्सप्रेस ऐप को पहले ही बता दिया कि हमारा कॉमन पार्ट ये होने वाला है इस फाइल के सारे राउट्स के लिए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो अभी भी हमारा कोड वर्क करेगा। इनफैक्ट इफ वी गो टू /users तो भी कोड हमारा वर्क करेगा, क्योंकि राउटर ने क्या किया, राउटर ने जिन भी राउट्स के अंदर कॉमन कुछ था, उनके पाथ के अंदर जो भी कॉमन चीज लिखी हुई थी उस कॉमन चीज को निकाल लिया और बाकी सारे जो पाथ की डिटेल्स बच गई उनको एक सिंगल फाइल के अंदर डाल दिया। और ये सारे के सारे राउट्स इजियर टू अंडरस्टैंड है, इसमें सिर्फ 24 लाइंस ऑफ कोड हमने लिखी। और कभी अगर कल को जाके हमें यूजर्स के अंदर कुछ चेंज करना हुआ या उनके पाथ के अंदर कुछ चेंज करना हुआ, फंक्शनैलिटी के अंदर कुछ चेंज करना हुआ, तो हमें server.js को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना हमें post.js को छेड़ने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, सिर्फ user.js के अंदर हम जा सकते हैं और वहां पे जाके पर्टिकुलर चेंजेस कर सकते हैं फॉर द यूजर मॉडल। अब यही सेम चीज हम चाहें तो पोस्ट के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पोस्ट के सारे राउट्स कट करके हम post.js के अंदर पेस्ट कर देंगे। साथ में हम अपना एक राउटर क्रिएट कर लेते हैं, post.js के लिए अलग राउटर बनेगा। एंड फिर app.get की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना राउटर। तो ये router.get हो जाएगा, ये भी router.get, router.post, router.delete, इसको सेव कर लेते हैं और लास्ट में जाके module.exports इज इक्वल टू, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर देंगे हम अपने राउटर को। इसे भी क्रॉस कर लेते हैं, इसे भी क्रॉस कर लेते हैं एंड यहाँ हम रिक्वायर कर लेंगे, जैसे हमने यूजर्स को रिक्वायर किया वैसे ही हम यहाँ अपने पोस्ट को रिक्वायर कर लेंगे। तो जितने भी पोस्ट रिलेटेड हमारे राउट्स थे, अब वो सारे के सारे जो /post से स्टार्ट हो रहे थे वो यहाँ पे पोस्ट से मैच करेंगे। एंड पोस्ट को रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं const post इज इक्वल टू post.js। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार post.js के अंदर जाके इस /post की जगह सिर्फ स्लैश रखेंगे क्योंकि कॉमन पार्ट हमने निकाल लिया है। इस /id हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी id। रिफ्रेश करेंगे। अब अगर हम /post पर जाएं तो हमारा पोस्ट हमारे लिए काम करेगा, post/abcd पे जाएं तो ये हमारे लिए काम करेगा। तो बेसिकली हमने अपने सेम कोड को, फंक्शनैलिटी वही रही, काम वही रहा, बट कोड कैसे रीस्ट्रक्चर हुआ, हमारी server.js फाइल जो है वो छोटी हो गई एंड post.js के अंदर सिर्फ पोस्ट वाला डेटा चला गया, user.js के अंदर सिर्फ यूजर वाला डेटा चला गया। तो इस तरीके से हमारी राउटर ऑब्जेक्ट काम करती है। राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने गेट, पोस्ट ये सारे मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, इन्हें हम एक्सपोर्ट कर देंगे। server.js के अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को हम रिक्वायर कर लेंगे और फिर app.use से हम क्या करेंगे, जिस भी स्पेसिफिक राउट के पास रिक्वेस्ट आ रही होगी, मतलब जितने भी हमारे पाथ्स जो /users से स्टार्ट होते हैं उनके पास अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो ये सारे राउट्स के साथ मैचिंग होगी और अगर इनके पास रिक्वेस्ट आएगी तो इन सारे राउट्स के साथ मैचिंग होगी। अब हम चाहें तो अगर हम एडिशनल जैसे app.get में हम /admin इस तरीके से अगर और राउट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारी मर्जी है कि हम server.js के अंदर ही इस तरीके से डिफरेंट पाथ्स और डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारे रिलेटेड पाथ्स होते हैं तो उनको सेग्रीगेट करने का अच्छा तरीका है हमारा express.router। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं ये होने वाली है कुकीज़। अब कई बार हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर गए होंगे तो जनरली हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुकीज़। तो कुकीज़ एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे हम कुकीज़ को खुद यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि कुकीज़ का काम क्या होता है वेबसाइट्स के अंदर। अब जब हम कुकीज़ की बात कर रहे हैं तो कुकीज़ का मतलब है हमारी वेब कुकीज़, या उनको हम HTTP कुकीज़ भी कहते हैं, या इनको हम सर्वर कुकीज़ भी कहते हैं, या बेसिकली कुकीज़ एक ही टर्म है पर इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर जनरली इनको हम कुकीज़ कहेंगे। और जब भी हम कुकीज़ कह रहे हैं हम खाने वाली कुकीज़ की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हम अपनी HTTP वेब कुकीज़ की बात कर रहे हैं। तो HTTP कुकीज़ आर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डेटा क्रिएटेड बाय अ वेब सर्वर। ये जो होते हैं, जब हम इनके बारे में सोच रहे हैं कि कुकी क्या होती है, कुकी का मतलब होता है ये कुछ डेटा होता है, टाइनी चंक ऑफ डेटा होता है
जो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर स्टोर होता है। और इसको भेजता कौन है, स्टोर कौन करवाता है, इसे भेजता है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर यानी जो हम अपना सर्वर बिल्ड कर रहे हैं, जैसे हमने app.js के अंदर बिल्ड किया, वो सर्वर कुछ ऐसा डेटा भेजता है जिसको हम कुकीज़ कहते हैं, जो हमारे ब्राउज़र के अंदर प्लेस होता है वाइल अ यूज़र इज़ ब्राउजिंग अ वेबसाइट, जब तक एक यूज़र हमारी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है, एंड प्लेस्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस बाय द यूजर्स वेब ब्राउज़र। तो बेसिकली ऐसा डेटा जिसको सर्वर सेंड करता है, ये स्मॉल टाइनी चंक ऑफ डेटा होता है जो फिर हमारे यूज़र के ब्राउज़र पे प्लेस हो जाता है। अब कुकीज़ के काम क्या क्या होते हैं? कुकीज़ के जनरली बहुत सारे काम होते हैं। लाइक इफ़ आई गो टू विकीपीडिया एंड इफ़ आई सर्च फॉर कुकीज़ विच आर बेसिकली वेबसाइट कुकीज़, तो HTTP कुकीज़ के अंदर हमारे कई सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हो सकती हैं। जैसे यूजेस के अंदर एक यूज़ होता है कुकीज़ का सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कुकीज़ आर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर्स टू रिकॉर्ड आइटम्स व्हेन दे परचेज एज दे नेविगेट थ्रू अ वेबसाइट, अ वर्चुअल शॉपिंग कार्ट। Today, however, the contents of a user's shopping cart are usually stored in a database on the server. तो जनरली क्या होता था, पहले जब तक हम परचेज नहीं करते, हम अमेजोन की वेबसाइट पे गए, हमने 3-4 आइटम अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड किए, जब तक हम उनको परचेज नहीं करते तब तक जनरली क्या होता है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होते। कहीं कहीं डेटाबेस के अंदर स्टोर भी हो जाते हैं, पर जनरली वो आइटम्स तब तक डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होते। तो ऐसे में हमारे ब्राउज़र को याद रखना होता है कि अगर हम वेबसाइट के किसी और पेज पे भी चले गए, लेट्स सपोज हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने कार्ट के अंदर डाले, फिर हम वापस किसी दूसरे पेज पे गए, लेट्स सपोज हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे गए, वहाँ पे हमने 2-3 आइटम्स और ऐड किए, तो हमारे कार्ट को याद रखना चाहिए कि दूसरे पेज पे भी हमने पहले ऑलरेडी कौन से आइटम्स थे जो कार्ट में डाले थे। तो वेबसाइट के जब हम अलग अलग पेजेस पे जाते हैं तो ओवरऑल वेबसाइट कुछ चीज़ों को याद रखता है, तो उसे हम सेशन मैनेजमेंट कह देते हैं। तो उसके लिए भी कुकीज़ यूज़ होती हैं। कुकीज़ पर्सनलाइजेशन के लिए भी यूज़ होती हैं, जिसके लिए अभी हम बात करेंगे कैसे। और कुकीज़ ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होती हैं। ट्रैकिंग इन द सेंस कि कौन सी वेबसाइट्स आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जनरली गूगल जैसा जो ब्राउज़र होता है वो आपके डेटा को ट्रैक करता है और फिर उस हिसाब से आपको टारगेटेड एड्स दिखाता है। और सिर्फ गूगल नहीं, अगर आप यूट्यूब पे ब्राउज़ करोगे या आप इंस्टाग्राम पे ब्राउज़ करोगे, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अगर आप ब्राउज़ करोगे, तो वहाँ पर अगर आपको टारगेटेड एड्स दिख रहे हैं, तो उसके लिए एक रीज़न हमारी कुकीज़ भी होती हैं जो ट्रैक करती हैं कि हम किस तरीके का डेटा देख रहे हैं। तो हम ट्रैकिंग नहीं सीखने वाले, हम बेसिकली पर्सनलाइजेशन के लिए कुकीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, यूज़र प्रेफरेंसेस के लिए, उस चीज़ के लिए हम अपनी कुकीज़ को सीखेंगे। तो HTTP कुकीज़ क्या होती हैं? दिस इज़ अ गुड विकीपीडिया पेज दैट यू कैन गो अप एंड रीड अबाउट कुकीज़। कुकीज़ के रियल लाइफ में हमने प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, हम वहाँ पर डार्क मोड चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाने पे भी डार्क मोड वहाँ पे भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है हर अलग अलग पेज पे जाके हम अलग अलग बार डार्क मोड को चूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या हो गई, वो कुकीज़ की एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो गई। हमें अगर फेसबुक पर हम जा रहे हैं तो हमें एक ही बार लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली हम लॉग्ड इन रहते हैं हमेशा। ये ऑथेंटिकेशन का एक एग्जाम्पल है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कुकीज़। तो कुकीज़ के कई सारे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, एंड जनरली जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो कुकीज़ जो हैं उनको डिमांड करती हैं। अब कुकीज़ में जब हम कह रहे हैं कि स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डेटा होता है जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर सेव होता है या ब्राउज़र के ऊपर स्टोर होता है, तो उसको कहने का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम ऑन दिस पेज एंड अभी अगर मैंने इंस्पेक्ट किया, इफ़ आई गो टू एप्लीकेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो एप्लीकेशन में यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास स्टोरेज में होता है कुकीज़ का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट कुकीज़ हैं जो विकीपीडिया मेरे ब्राउज़र के ऊपर सेव कर रही है। इसमें अभी इंग्लिश विकी MW यूज़र सेशन ID, तो ये कुछ सेशन ID है जो वो स्टोर करवा रहा है। जियो IP है जो वो कुछ स्टोर करा रहा है। इस तरीके से कई सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कुकीज़ की फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो जनरली कुकीज़ हमारी पेयर में स्टोर होती हैं। जैसे हमारा की वैल्यू पेयर होता है जेसन के अंदर, वैसे ही कुकीज़ के अंदर हमारा नेम वैल्यू पेयर होता है। तो इस तरीके से नेम और वैल्यू के पेयर में हमारी कुकीज़ स्टोर हो रही होती हैं। और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर जनरल ये 2 बेसिक चीज़ें हमारी सारी कुकीज़ के पास होती हैं। अगर आप नॉर्मल किसी गूगल के जनरल पेज पे भी चले जाओगे, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कुकीज़ ऐसी होंगी, जैसे यहाँ पर नहीं हो रही। इफ़ आई गो टू google.com, तो ये सारी कुकीज़ हैं जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर सेव हो रही हैं।
ये भी कुकीज़ हैं जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर सेव हो रही हैं। तो कई सारी डिफरेंट कुकीज़ होती हैं जो ब्राउज़र के ऊपर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेव हो रही होती हैं। तो कुकीज़ जनरली एक अच्छा तरीका होता है टू रिमेंबर कि हम इस पेज से पहले किस किस पेज पे गए। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे google.com एक वेबसाइट है, amazon.com एक वेबसाइट है, flipkart.com एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को सबको पास एक्सेस होती है उन कुकीज़ की, और उन्हें याद होता है कि पहले आप कौन से राउट के थ्रू, पहले आप कौन से पाथ के थ्रू यहाँ तक इस पेज तक ट्रैवल करके आए हो। तो कुकीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारी जो वेबसाइट होती है उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले कि हम कुकीज़ को कैसे सेंड कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली हमने अपने कोड के अंदर कई बार सर्वर्स को बना के देख रखा है, और कुकीज़ को भेजता कौन है, कौन सेंड करता है कुकीज़ को, हमारा सर्वर सेंड करता है। तो एक्सप्रेस के पास वो एबिलिटी होती है, वो ऑप्शन होता है कि एक्सप्रेस के अंदर हम अपनी कुकीज़ को सेंड कर सकते हैं। उसके लिए मेजर प्रोजेक्ट की बजाय विल गो टू आवर क्लासरूम फोल्डर, उसमें जो हमने सर्वर बनाया था server.js के अंदर, इसमें हम रिस्पॉन्स में कुकीज़ को सेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक राउट बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट app.get, जिसमें अगर हम गेट कुकीज़ के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, गेट कुकीज़, इसमें हमारी रिक्वेस्ट आएगी, इसमें हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो जनरली रिस्पॉन्स में हम सेंड कर सकते हैं सेंड यू सम कुकीज़, इस तरीके का हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। पर ये जो रिस्पॉन्स है इसमें हमारे पास कोई कुकीज़ अटैच नहीं हुई। अगर हम अपने सर्वर से कुछ कुकीज़ भेजना चाहते हैं तो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर एक कुकी नाम का मेथड होता है, और इस कुकी के अंदर हम अपना नेम वैल्यू पेयर भेज सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम कोई नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू ग्रीट समवन, हम किसी को हेलो या ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, तो यहाँ ग्रीट हमारा नेम होगा कुकी का, एंड हेलो उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम ये कुकी है जो अपने रिस्पॉन्स के साथ हमने अटैच कर दी, और फिर उस रिस्पॉन्स को हमने भेज दिया। तो एक गेट कुकी को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं सेव। हम cd करेंगे टू क्लासरूम एंड इसके अंदर अपना सर्वर स्टार्ट कर देंगे यूजिंग server.js। अगर हम यहाँ से जाएंगे टू लोकल होस्ट 3000, तो ये तो अभी हमारा रूट है। रूट के अंदर इफ़ वी गो टू कुकीज़ वी वोंट फाइंड एनीथिंग। पर अगर हम क्लिक करते हैं टू /get कुकीज़, एंटर किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर कुकीज़ में जाके एक कुकी आई है जिसका नेम है ग्रीट, और जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है हेलो। तो ये एक कुकी है, ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नेम और वैल्यू का पेयर जिसको हमने सेंड किया है, और ये हमारे ब्राउज़र में जाके सेव हो गया है। अब अगर मैं स्लैश पे जाऊँ, मतलब मैं राउट पे जाऊँ, तब भी मेरे पास ये जो कुकी है ये मेरे ब्राउज़र के अंदर सेव्ड रहेगी। अगर मैं /users पे जाऊँ, /users, तो भी ये कुकी मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। मतलब एक बार कुकी अगर भेज दी और वो ब्राउज़र में जाके सेव हो गई, तो वो उसी वेबसाइट के अलग अलग जो राउट्स होते हैं, अलग अलग जो पाथ्स होते हैं, उनको दिखाई देती है। हम चाहें तो मल्टीपल कुकीज़ भी भेज सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। इफ़ आई सेंड समथिंग एल्स, हम ये भी भेज सकते हैं मेड इन, इसको हम कह सकते हैं इंडिया, और यहाँ हम कर सकते हैं नमस्ते। तो इस तरीके से और कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम भेज सकते हैं। तो जैसे ही हम करेंगे गेट कुकीज़, एंटर किया, तो अब हमारे पास 2 कुकीज़ हैं, ये मेड इन वाली एंड ग्रीट वाली। अब अगर हम स्लैश वाले राउट पे जाएंगे, रूट वाले राउट पे, तो भी दोनों कुकीज़ के पास हमारी एक्सेस रहेगी। तो अगर हमें कुकीज़ को सेंड करना होता है, वी यूज़ दिस मेथड response.cookie। इस मेथड को यूज़ करके हम अपना नेम वैल्यू पेयर भेज सकते हैं। एक्सप्रेस के अंदर चाहें तो जाके वी कैन ऑल्सो रीड अबाउट इट इन दी डॉक्यूमेंटेशन response.cookie। response.cookie के अंदर इट सेट्स कुकी नेम टू वैल्यू, द वैल्यू पैरामीटर मे बी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू जेसन। और इसके साथ साथ हमारे पास कई सारे ऑप्शंस भी होते हैं। इन ऑप्शंस को अभी हम इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लोर करेंगे, बट बेसिक जनरल आइडिया यही है कि कुकी को भेजते टाइम हम अपने नेम और वैल्यू को भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम कुकीज़ को पार्स कैसे कर सकते हैं। एक तो हो गया कि हमने अपने किसी राउट से अपनी कुकीज़ को भेज दिया। अब अगर दूसरा कोई पेज है जो उस कुकी को एक्सेस करना चाहता है, कुकीज़ को एक्सेस करना प्लस कुकीज़ को पार्स करना, मतलब उनको रीड कर पाना, ये चीज़ कर पाना कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अब डायरेक्टली अगर हम राउट्स के अंदर कुकीज़ की बात करें, तो रिक्वेस्ट के अंदर कुकीज़ जनरली स्टोर होती हैं। तो request.cookies होता है। अगर हम request.cookies को प्रिंट करवाएं तो उसके अंदर हम कुकीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड कुकी पार्सर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर हम रूट राउट पे अपनी कुकीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम console.dir कर सकते हैं, console.log कर सकते हैं request.cookies को, एंड इसको कर लेंगे सेव।
तो यहाँ से जो कुकीज़ गई हैं वो रिक्वेस्ट के अंदर हमेशा होती है, रिक्वेस्ट का पार्ट होती हैं कुकीज़, उनको हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ वी गो टू गेट कुकीज़, हमें पता है गेट कुकीज़ में हमारे पास ये कुकीज़ है, बट इफ़ वी गो टू रूट से अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिक्वेस्ट से कुकीज़ को पार्स कर पाना पॉसिबल नहीं होता हमारे सर्वर के लिए। तो उसके लिए हम ये मिडलवेयर यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड कुकी पार्सर। कुकी पार्सर जो मिडलवेयर होता है, इट इज़ बेसिकली एन NPM पैकेज। तो इसके अंदर कुकी पार्सर के अंदर कुकीज़ को पार्स करने से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए we can directly do npm i cookie parser, इसको क्लियर कर लेते हैं। एंड हम क्या करेंगे, ऊपर रिक्वायर करेंगे सबसे पहले कुकी पार्सर को, कॉन्स्ट कुकी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर कुकी पार्सर। एंड इसे यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं app.use एंड इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना कुकी पार्सर। एंड सिर्फ यूज़ करते ही पहले क्या होगा, जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमारे कुकी पार्सर मिडलवेयर के थ्रू जाएगी और फिर वो अपने इस लिंक के साथ, इस राउट के साथ मैच करेगी एंड फिर हम कुकीज़ को पार्स कर पाएंगे। दोबारा से सर्वर स्टार्ट करते हैं एक बार। एंड इस बार अगर हम रिक्वेस्ट भेजें टू आर /route, एंटर करेंगे रिक्वेस्ट को एंड इस बार हमारे पास हमारी कुकी पार्स होके प्रिंट होके आ गई है। अब इसके अंदर नेम वैल्यू पेयर है, नेम था ग्रीट, वैल्यू थी नमस्ते, नेम था मेड इन, वैल्यू थी इंडिया। तो जितनी भी वैल्यूज़ हमारी कुकीज़ के अंदर होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। हम चाहें तो खुद से भी कुछ कुकीज़ मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई डिसाइड टू ऐड कोई कलर है एंड दिस कलर इज़ गोइंग टू बी रेड। ये कुकी है जिसको मैंने ऐड कर दिया। अब दोबारा से अब मैं रिक्वेस्ट भेजूँ अपने /route के पास, तो इस बार ये जो कलर रेड वाली कुकी है ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। तो कुकी इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको हम भेज भी सकते हैं रिस्पॉन्स के अंदर और जिसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, पार्स भी कर सकते हैं request.cookies के अंदर। अब एक और चीज़ ट्राई आउट करते हैं। हम अपने लिए एक राउट बनाएंगे /greet नाम से, और ग्रीट का क्या काम होगा, ग्रीट का काम होगा हेलो बोलना या इस तरीके से नमस्ते बोलना, इस तरीके का कुछ काम होगा। तो बेसिकली हम अपनी कुकीज़ के अंदर एक नेम वैल्यू पेयर स्टोर करवाएंगे। तो अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुकी के अंदर कोई नेम स्टोर्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेम स्टोर कर सकते हैं। आई विल स्टोर माय नेम इज़ गोइंग टू बी श्रद्धा। ये मैंने एक नई कुकी जो है उसको एंटर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम एक नेम वाला पैरामीटर होगा जो अपनी कुकीज़ के अंदर ऐड करेंगे। तो request.cookies के अंदर से हम अपने नेम को एक्सेस करेंगे और अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे एनोनिमस बोल देंगे और यहाँ से हम ग्रीट करने वाले हैं हाय और फिर हमारा नाम विच इज़ गोइंग टू बी नेम। इसको कर लेते हैं सेव। अभी हमारी कुकीज़ के अंदर नेम है श्रद्धा। तो जैसे ही हम /greet को रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारे पास रिस्पॉन्स में आएगा हाय श्रद्धा। बट अगर इस कुकी को मैंने डिलीट कर दिया, नेम जो है श्रद्धा, इसको अगर मैंने डिलीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कुकी है ही नहीं, तो इस बार रिक्वेस्ट जाएगी तो हमारे पास प्रिंट होके आएगा हाय एनोनिमस। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस हैं कुकीज़ के थ्रू उनको पता चल रहा है कि कौन यूज़र है, यूज़र से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि ये जो यूज़र है इंस्टाग्राम के ऊपर इसने कौन कौन से पोस्ट जो हैं वो क्रिएट किए हैं। तो उस यूज़र को फिर एक्सेस मिलेगी उन पोस्ट को डिलीट करने की, उन पोस्ट को एडिट करने की। तो बेसिकली जितनी ऑथराइजेशन रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें हम कुकीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा यूजेज था हमारी कुकी का। तो इस तरीके से हम अपनी कुकीज़ को पार्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साइंड कुकीज़। जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, लेटर के एंड में हम अपना कुछ साइन कर सकते हैं, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है हमारी साइंड कुकीज़ का। एक होती है नॉर्मल कुकी जिसके अंदर नेम वैल्यू होता है, एक होती है साइंड कुकी जिसके ऊपर बेसिकली कुछ साइन लग गया है, कुछ सील लग गई है, कुछ स्टैम्प लग गया है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं, हमने कोई मैगी का पैकेट लिया या मैगी का पैकेट नहीं, हमने कोई वाटर बॉटल ली। वाटर बॉटल जनरली हमारी सील्ड होती है ऊपर से और उसके ऊपर लिखा होता है कि सील ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंदर का जो मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोक खरीदते हैं या अगर हम फ्रूटी खरीदते हैं, अगर हमने बॉटल के अंदर खरीदी है उसकी सील ब्रोकन है तो कहते हैं इसको ड्रिंक मत करना क्योंकि हो सकता है अंदर से ख़राब हो गई हो। तो वो सील क्या दिखाती है? वो सील दिखाती है कि अभी जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है, मतलब उसको किसी ने टैम्पर नहीं किया। टैम्पर मतलब उसको ख़राब नहीं किया किसी ने। वैसे ही कुकीज़ के अंदर
हम क्या कर सकते हैं, अभी ब्राउज़र पे जाके मैं मैन्युअली किसी भी कुकी को मैं डिलीट कर सकती हूँ, किसी भी कुकी की मैं चाहूँ तो वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ। कलर को अगर मैंने रेड की जगह येलो कर दिया तो मैन्युअली मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर चेंज कर दिया। तो ये क्या कर दिया, मैंने इस चीज़ के साथ टैम्परिंग कर दी। किसी चीज़ के साथ टैम्परिंग करने का मतलब होता है उसके साथ छेड़खानी कर देना जिससे उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुकी को चेंज कर दिया, इवन दो मेरे सर्वर ने कलर को रेड भेजा था। यहाँ पे जो कुकी गई थी या जो हमने पहले ऐड की थी उसमें कलर रेड गया था, या मेड इन इंडिया की जगह इफ़ आई मेक इट मेड इन यूएस, तो मैंने क्या किया, अपनी कुकी को चेंज कर दिया इवन दो मेरे सर्वर ने दूसरी कुकी भेजी थी। तो इस तरीके से कुकीज़ को टेम्परिंग से बचाने के लिए, अनइंटेंशनल चेंजेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुकीज़ को साइन करते हैं। तो हम जब कुकीज़ को भेजते हैं हम साइंड कुकीज़ को भेजते हैं और फिर हम वेरीफाई करते हैं कि जो कुकी हमारे पास आई रिस्पॉन्स में क्या वो एक साइंड कुकी है या वो सही से साइंड है। तो 2 स्टेप प्रोसेस होता है हमारी साइंड कुकीज़ का। तो साइंड कुकीज़ बेसिकली एक तरीका होते हैं चेक करने का कि जो भी कुकीज़ भेजी गई थी सर्वर से और जो हम रिसीव कर रहे हैं दूसरे पेज पे उसके साथ कुछ छेड़खानी ना हुई हो। तो सबसे पहले साइंड कुकीज़ भेजने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑप्शनल है कुकीज़ के अंदर, अगर हमारे रिस्पॉन्स के अंदर इफ़ वी गो टू response.cookie, तो response.cookie के अंदर जाके हम नेम और वैल्यू तो भेजते ही हैं, साथ के साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेट कर सकते हैं। इनमें से एक प्रॉपर्टी होती है हमारी साइंड प्रॉपर्टी। साइंड प्रॉपर्टी इंडिकेट करती है कि क्या ये कुकी साइंड है या ये कुकी साइंड नहीं है। तो जब भी हम किसी कुकी को भेजते हैं उसमें अगर साइंड की वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं तो उसका मतलब है दिस कुकी इज़ अ साइंड कुकी। और साइंड कुकी क्रिएट करने के लिए हमारा जो कुकी पार्सर है उसके अंदर हमें कुछ सीक्रेट कोड, कुछ एडिशनल एक स्ट्रिंग भेजनी पड़ती है जिसके थ्रू इसे साइन किया जाता है। तो बेसिकली फिर हमारा जो डेटा है वो डेटा रॉ फॉर्म में नहीं जाता। रॉ फॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मेड इन यूएस या कलर की जगह येलो गया हुआ है तो ये क्या है, रॉ फॉर्म है, हमें पढ़ते ही समझ आ रहा है क्या चीज़ है। फिर डेटा क्या होता है, एनकोड होके जाता है जो थोड़ा सा अनरीडेबल फॉर्म में चला जाता है, पर फिर भी डेटा को रीड किया जा सकता है। पर सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है कि इस बार हमने उस वैल्यू के साथ कुछ कोड अटैच कर दिया जिसकी मदद से वो साइन हो गया। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्रिएट अ फंक्शन, वी कैन कॉल इट app.get स्लैश हमारी इसको कह देते हैं गेट साइंड कुकी। यहाँ पे अगर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ से हमारी साइंड कुकी जानी चाहिए। तो response.cookie के अंदर हम भेज सकते हैं, यहाँ से पुराने वाली अपनी कुकीज़ को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं एंड इसे भी डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने भेजा मेड इन कुछ भेजा हमने और इसकी वैल्यू हमने भेजी इंडिया और साथ में हमने भेज दिया साइंड की वैल्यू ट्रू। तो एक तो हमें ऑप्शन इंक्लूड करना होता है, दूसरा कुकी पार्सर के अंदर हमें कुछ सीक्रेट स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती है जिसके बेसिस पे वो एनकोडिंग वो प्रोसेस चल रहा होता है साइन करने का। साइन करना मतलब स्टैंप लगाना, सील लगाना। तो स्टैंप के ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए ना जिससे हमें पता चलेगा हाँ ये ओरिजिनल लेटर है। वैसे ही कुकी पार्सर के अंदर हम ये सीक्रेट कोड देते हैं जिसको डिटेक्ट करके पता चलता है कि कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर वी कैन सेंड सम सीक्रेट कोड, ये सीक्रेट कोड कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है और यहाँ से रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे साइंड कुकी सेंड। इसको कर लेते हैं सेव और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉर गेट साइंड कुकी। एंटर किया तो इस बार हमारे पास एक कुकी आई विद द नेम मेड इन, बट इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू अब रॉ फॉर्मेट में नहीं है, मतलब डायरेक्टली पढ़ते ही वैल्यू समझ नहीं आ रही। पर अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली इंडिया। अब कुकीज़ को साइन करने के लिए हमें ये लग सकता है कि हाँ कुकीज़ को साइन करने के बाद उसकी वैल्यू अनरीडेबल हो रही है, तो शायद कुकी को साइन करने के पीछे एक रीज़न ये होगा कि फिर कोई वैल्यू पढ़ ना पाए ब्राउज़र में खोल के। पर साइन करने के पीछे वो रीज़न नहीं होता क्योंकि वैल्यू तो आप फिर भी कुछ ना कुछ करके पढ़ सकते हो। तो कुकीज़ को साइन करने के पीछे जो मेजर रीज़न होता है वो यही होता है कि हमें ये पता चल जाए कि कुकी के साथ किसी ने छेड़खानी ना की हो। अब कैसे पता चलेगा, कैसे हम वेरीफाई करें कि जो कुकी हमने साइन करके भेजी थी हम वही कुकी रिसीव कर रहे हैं? तो उसके लिए हम request.signed कुकीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार हम अपना नया राउट बना लेते हैं app.get/verify, जो राउट यूज़ होगा टू वेरीफाई आर साइंड कुकीज़। अगर इस राउट के ऊपर हम console.log करवाते हैं, console.log अपनी request.cookies को,
तो फिर एक बार हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी कुकीज़ यहाँ से आ रही हैं, response.send वेरीफाइड। इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमारे ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ में क्या है, एक सिंगल कुकी है, और जैसे ही हम वेरीफाई पे जाएंगे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे खाली स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। अगर हम अपनी कुकीज़ के अंदर कोई नई कुकी ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर को ऐड कर दिया एज रेड कलर, तो ये मेरी नई कुकी ऐड हो गई। रिफ्रेश किया मैंने वेरीफाई पे, तो मेरी कुकीज़ के अंदर यहाँ कलर रेड तो प्रिंट हो गया अगर मैंने रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ को प्रिंट करवाया, पर मेरे पास ये जो मेड इन वाला ऑप्शन है ये प्रिंट नहीं हुआ। तो इस ऑप्शन को यानी साइंड कुकीज़ को ऑटोमेटिकली क्या करता है एक्सप्रेस, साइंड कुकीज़ और अनसाइंड कुकीज़ को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देता है। तो जब हम रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास अनसाइंड कुकीज़ प्रिंट होती हैं सारी। तो साइंड कुकीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट साइंड कुकीज़। इसको सेव करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इस बार हमारे पास ये प्रिंट होके आया, मतलब हमारी साइंड कुकीज़ हमारे पास अलग से प्रिंट होके आई। अब ये तो नॉर्मली प्रिंट हो गई, पर वेरीफाई कैसे करें कि कुछ छेड़खानी होगी तो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर मैं जाके अपने मेड इन वाले ऑप्शन को, लेट्स सपोज आई मेक इट चाइना, एंटर कर दिया मैंने, मतलब मैंने कोई छेड़खानी कर दी। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ और रिफ्रेश करके इस बार क्या हुआ, इस बार जो कुकी मेरे पास आ रही है दैट इज़ एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो इस बार वो मेड इन चाइना नहीं दिखाएगा मुझे, वो मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी कुकी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किसी नई वैल्यू के साथ। तो इस बार वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इवन दो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है बट एक्चुअल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक्सप्रेस ने डिटेक्ट कर लिया आपने अपनी कुकी के साथ कुछ छेड़खानी की, इसीलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है उसको। और एक और तरीका होता है, एक बार गेट साइंड कुकी करते हैं, गेट साइंड कुकी, ये हमारी कुकी आ गई। इसमें इस बार अगर हम सिर्फ इंडिया को रिप्लेस कर दें, सिर्फ इंडिया को, इफ़ आई रिप्लेस इट विद चाइना, और इसको मैं एंटर कर दूं एंड इस बार हम स्लैश वेरीफाई के पास जाएं, तो क्या होगा, इस बार मेड इन को तो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ मेड इन मेरी कुकी का नाम था, पर यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। मतलब वेरीफाई क्या कर रहा है, जब हम रिक्वेस्ट डॉट साइंड कुकीज़ को कॉल कर रहे हैं वो एक्चुअली चेक कर रहा है कि आपने कुकी के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं की। अगर आपने साइंड कुकी की वैल्यू को चेंज कर दिया तो वो नई वैल्यू नहीं दिखाएगा, यहाँ पे वो आपको फॉल्स दिखाएगा। अगर आपने सिर्फ जहाँ पे वैल्यू थी वहाँ पे चेंज किया, मतलब बाकी की स्ट्रिंग सेम रही और आपने सिर्फ इंडिया की जगह चाइना कर दिया, तब नाम तो दिखाएगा कुकी का बट वैल्यू में फॉल्स दिखाएगा। पर आपने पूरी वैल्यू चेंज कर दी तो उस केस में एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो इसीलिए साइंड कुकीज से के थ्रू हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी कुकीज के अंदर कुछ टैम्परिंग तो नहीं हो पा रही। तो ये हमारी बेसिक्स थे कुकीज़ के, जिसमें हमने पढ़ा कुकीज़ का काम क्या होता है। कुकीज़ का काम होता है कुछ इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्राउज़र के अंदर स्टोर करवा के रखना, जिसको हमारी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कि वो उसके साथ कुछ टैम्परिंग या कुछ छेड़खानी नहीं हुई है, उसके लिए हम कुकीज़ को साइन करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत बेसिक लेवल पे देखा कि वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होता है। ये सारी की सारी नॉलेज हम बाद में जाके यूज़ कर रहे होंगे जब हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के साथ डील करेंगे।